सीटेट 2026 के एसएसटी पेपर नंबर 2 के 16th क्लास में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। शुरुआत करेंगे इस क्लास की सामाजिक विज्ञान जो कि एसएसटी पेपर 2 के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस सीरीज में हम लोग एनसीईआरटी को टॉपिक वाइज डिस्कस करते हैं। हम सभी जानते हैं कि सीटेट की जो आगामी परीक्षा है वो आपकी 6 सितंबर 2026 को आयोजित की गई है। ऐसे में ये क्लास, ये सीरीज और ये एनसीईआरटी टॉपिक वाइज आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी भूगोल का ये हमारा टॉपिक जो कि हमारी 16th क्लास है। इससे पहले हमने 15 क्लासेस को कवर कर लिया है, जिसमें हमने हिस्ट्री, इतिहास को टॉपिक वाइज डिस्कस किया है, साथ में भूगोल के भी कुछ चैप्टर्स को हमने डिस्कस किया है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो आपका मानव पर्यावरण पे बेस्ड है। तो चलिए बिना डिले किए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन द स्क्रीन, वे स्थान जहां पर भवन अथवा बस्तियां विकसित होती हैं उसको क्या कहते हैं? ऑप्शंस देखिए, बसाव स्थान, आश्रय, पर्यावरण या फिर पारिस्थितिकी। तो वो जगह जहाँ पे बस्तियां विकसित होती हैं उसको हम लोग आश्रय कहते हैं, रहने की जगह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी कहते हैं और ये इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 2 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। सघन बस्तियां मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? सघन मतलब क्या होता है? डेंस, जहाँ पे आबादी क्या हो, ज्यादा हो, जहाँ पे ज्यादा लोग रहते हो। तो ज्यादा लोग कहाँ रहना पसंद करेंगे? जहाँ पे उनको हर तरह की सुख सुविधा मिले, है कि नहीं? खेती करने के लिए जमीन मिले, अच्छी अच्छी चीजें मिले, सभी फैसिलिटी मिले, स्कूलिंग, हॉस्पिटल, सब कुछ आसपास हो, वहां पे लोग रहना पसंद करते हैं। तो सघन बस्तियां कहाँ पाई जाती हैं मुख्य रूप से? ऑप्शंस देख लेते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्र में, तो भाई यहाँ पे पानी की कमी होती है। समतल मैदानी क्षेत्र में, यानी कि ये जो है वो इसका सही उत्तर है, यानी कि जो आपका प्लेन है, नॉर्दर्न प्लेन है, उत्तरी मैदान है, समतल मैदान है, यहाँ पे सबसे ज्यादा भारत में लोग, और भारत क्या, हर जगह पूरे देश में, हर विश्व में जो है वो समतल मैदानी क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखेंगे अपने स्क्रीन पे। प्रकीर्णन यानी कि जो बिखरी हुई बस्तियां हैं वो सामान्यतः किन क्षेत्रों में पाई जाती है? बिखरी हुई बस्तियों का मतलब है कि कुछ घर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, कुछ घर आपको यहाँ पे, कुछ घर आपको यहाँ पे, कुछ घर यहाँ पे, यानी कि जो स्कैटर्ड होती हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। नदी घाटियों में, ऑप्शन नंबर बी कहता है आपका औद्योगिक नगरों में, ऑप्शन नंबर सी कहता है पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में, और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका तटीय मैदानों में। तो ये जो बिखरी हुई बस्तियां हैं ये आपका लमसम नदी घाटियों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो उसका सही उत्तर है। ठीक है, देखते ही देखते हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया है, और जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे सभी क्वेश्चन टू द पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को अच्छे से करना है। इस क्लास को कंप्लीटली करने के बाद और इस सीरीज को कंप्लीटली देखने के बाद आप एनसीईआरटी नहीं उठाओगे, खासकर सीटेट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ऋतु प्रवास किससे संबंधित है? हर तरह के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, चाहे वो आसान हो या टफ हो, ताकि जिनको आता है उनको सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ जी हम तैयारी कर रहे हैं, और जिसको नहीं आता वो भी क्या करने लग जाए कि अब उनको फील ये आना चाहिए कि नहीं, हमारी तैयारी में कहीं ना कहीं कमी है और हमको आगे और तैयारी करना चाहिए। उद्देश्य हमारा केवल एक ही है, आगामी परीक्षा 2026 सीटेट में अच्छा नंबर स्कोर करना। देखेंगे ऑप्शंस को। व्यापार के लिए यात्रा, ऑप्शन नंबर बी कहता है लोगों के मौसमी आवागमन से, ऑप्शन नंबर सी कहता है वन्य जीवों के प्रवास से, और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका जल के बहाव से। तो ये जो ऋतु प्रवास है, नाम से आपको पता चल रहा होगा, ऋतु प्रवास यानी कि मौसम के हिसाब से आने और जाने को हम लोग ऋतु प्रवास कहते हैं। जैसे ही ठंड पड़ती है तो जो पहाड़ पे लोग रहते हैं वो मैदानी क्षेत्र में आ जाते हैं, और जैसे ही गर्मी पड़ती है इस क्षेत्र में तो वो लोग वापस कहाँ चले जाते हैं? पहाड़ में चले जाते हैं। तो ये ऋतु प्रवास है, यानी कि मौसम के हिसाब से जगह चेंज करना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 5 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। बर्फ से बने आवासों को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। टेंट, तो भाई ये कपड़ों से बना होता है। कैबिन, ये नहीं होता है। यर्ट भी नहीं कहते, क्या कहते हैं इसको हम लोग? इग्लू कहते हैं। कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा, जो बर्फीली जगह है वहां पे कुछ इस तरह से घर बनाए जाते हैं जिनको हम लोग इग्लू कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 6 देखेंगे अपने ही स्क्रीन पे। ग्रामीण बस्तियों के लोग मुख्य रूप से किन गतिविधियों में संलग्न होते हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। विनिर्माण,
ऑप्शन नंबर बी कहता है कृषि और वानिकी, ऑप्शन नंबर सी कहता है बैंकिंग और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका आईटी सेवाएं। ये जो आपके ग्रामीण बस्ती के जो लोग होते हैं, जो गांव में रहने वाले लोग होते हैं, वो बेसिकली आपका एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं, खेती पे डिपेंड करते होते हैं और वन पे भी डिपेंड होते हैं, यानी कि कृषि और वाणिज्य इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। और अभी भी हमारे भारत की जो 70% जनसंख्या है वो अभी भी कृषि पे डिपेंड है। ठीक है, सवाल नंबर 7 देखेंगे। इनमें से कौन सा प्राकृतिक बसाव स्थान के चयन का महत्वपूर्ण कारक नहीं है? ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। अनुकूल जलवायु, ऑप्शन नंबर बी कहता है जल की उपलब्धता, ऑप्शन नंबर सी कहता है उपयुक्त भूमि, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका सिनेमा घर। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब हम लोग अपने लिए रहने का स्थान देखते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीजें हम उसमें हम चाहते हैं कि ये चीजें वहां पे उपलब्ध हो। तो भाई जलवायु वहाँ की अच्छी होनी चाहिए, ना ही ज्यादा गर्म ना ठंडी, पानी वहां पे होना चाहिए तभी हम पी पाएंगे, जमीन अच्छी होनी चाहिए, और सिनेमा घर वगैरह। हालांकि आजकल ये जो है वो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट हो गया है, लेकिन हम लोग इसको खास प्रायोरिटी नहीं देते हैं अभी भी, यानी कि यहाँ पे नहीं पूछा गया था, तो सिनेमा घर जो है वो इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो सवाल को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद हम लोग आंसर को टिक करेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे अपने स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि परिवहन के कितने मुख्य प्रकार होते हैं? परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है 2, ऑप्शन नंबर बी कहता है 3, ऑप्शन नंबर सी कहता है 4 और ऑप्शन नंबर डी कहता है 5। तो ये जो आपका ट्रांसपोर्ट है, परिवहन है, इसके बेसिकली आपके कितने प्रकार हैं? तो आप कहेंगे इसके टोटल चार चार प्रकार है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। सी जो है वो इसका सही उत्तर है। कौन कौन से होते हैं उसको भी चर्चा कर लेते हैं। एक होता है आपका रेल मार्ग, एक होता है आपका वायु मार्ग, एक होता है आपका पानी मार्ग, ठीक है, जल मार्ग जिसको हम लोग कहते हैं, और एक होता है आपका सड़क मार्ग। तो टोटल 4 प्रकार के हमारे परिवहन के मुख्य प्रकार होते हैं। चारों का नाम भी आपको ध्यान होना चाहिए। सवाल नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 ऑन द स्क्रीन। कम दूरी की यात्रा के लिए हम लोग सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला साधन कौन सा है? जब हमको कम दूरी तय करना होता है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है, तो हम लोग कौन सा जो है वो मार्ग चुनते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। रेल मार्ग, वायु मार्ग, सड़क मार्ग या फिर जल मार्ग। तो जब हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है तो हमेशा हम लोग सड़क मार्ग को चुनते हैं, रोडवे को चुनते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। पूछा गया है सवाल हमसे, मनाली लेह राजमार्ग किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन नंबर ए कहता है एंडीज, ऑप्शन नंबर बी कहता है रॉकी, ऑप्शन नंबर सी कहता है आल्प्स और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका हिमालय। तो हम सभी जानते हैं एशिया में केवल और केवल हिमालय है, यानी कि इसी हिमालय माउंटेन पे आपका मनाली लेह राजमार्ग है, जिसको हम लोग NH3 कहते हैं, है ना। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। और ये क्या करती है, तो हिमाचल प्रदेश के मनाली को लद्दाख के लेह से कनेक्ट करती है ये पर्वत श्रृंखला। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन भले ही एक पूछे, लेकिन उससे संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो सभी आपको पता होना चाहिए। सवाल नंबर 11 देखेंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग, जिसको हम लोग गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं, ये किसको किसको कनेक्ट करता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ऑप्शन नंबर बी कहता है कश्मीर, कन्याकुमारी, पोरबंदर, सिलचर। ऑप्शन नंबर सी कहता है जयपुर, भोपाल, पटना, रांची, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग है, ये कनेक्ट करता है आपका दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इस स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की, तो 2012 में इसका जो कार्य है वो समाप्त होता है। और हम लोग चलेंगे सवाल अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 अपना स्क्रीन पे। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ट्रांस कनाडियन, ऑप्शन नंबर बी कहता है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन, ऑप्शन नंबर सी कहता है ट्रांस साइबेरियन, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका ओरिएंटेड एक्सप्रेस। तो वर्ल्ड का जो सबसे लॉन्गेस्ट आपका रेल मार्ग है, ये इसको हम लोग ट्रांस साइबेरियन के नाम से जानते हैं, रूस में स्थित है। तो ये भी चीज आपको जो है वो ध्यान रखना है। और अगर इसकी मैं लंबाई की बात करूं तो 9289 किलोमीटर लंबा ये जो है वो रेल मार्ग है। तो ये आपको लंबाई भी जो है वो साथ के साथ आपको ध्यान कर लेना है। ठीक है, सवाल नंबर 13 देखेंगे अपने स्क्रीन पे।
ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन में इसकी लंबाई देख ली, इसका नाम देख लिया। अब ये पूछा गया है कि ये किन दो प्लेसेस को कनेक्ट करता है। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। मैंने आपको बता दिया कि ये रूस में स्थित है कि नहीं? ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन नंबर ए कहता है मॉस्को से बीजिंग, तो बीजिंग आपका चाइना में है, क्योंकि ये रूस का है तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी कहता है पेरिस से इस्तांबुल, तो पेरिस आपका जो है ये नहीं होगा, है कि नहीं? तो इस तरीके से अगर आपको ये भी पता चल जाए कि ये रूस में स्थित है, तो आप उस तरीके से भी आंसर तक पहुंच पाओगे। बाकी न्यूयॉर्क आपका यूएसए में है, तो ये भी जो है वो गलत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक। अगर आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध को पढ़ा होगा तो आपने ये नाम जरूर सुना होगा, रूस का नाम सुना होगा, और इससे भी आप चीजों को कनेक्ट कर पाओगे। तो यही इतिहास की खूबसूरती है। अगर हम एक चीज भी अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो बाकी की जितनी भी उससे संबंधित हिस्ट्री ज्योग्राफी है वो सारा रिलेट कर जाती है। और यही एक सही तरीका भी होना चाहिए इतिहास या फिर एसएसटी या फिर भूगोल को पढ़ने का। ठीक है, सवाल नंबर 14 देखेंगे। भारत में रेलवे का जाल सबसे अधिक कहाँ सघन है, यानी कि कहाँ पर डेंस रेलवे है? ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन नंबर बी है हिमालय क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी है उत्तरी मैदान में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका तटीय क्षेत्र में। तो भारत में जो रेल का सबसे अधिक जाल है वो आपका, रेल का सबसे अधिक जाल कहाँ होगा? तो ऑब्वियस सी बात है जहां लोग ज्यादा रहेंगे, जहां पे रेलवे लाइन बिछाने में आसानी हो, जहां पे पहुंच हो, और वो जगह कौन सा है? तो आप कहेंगे नॉर्दर्न प्लेन, यानी कि उत्तरी मैदान में। तो चलेंगे हम लोग अगले सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 को। भारी और बड़े आकार वाले सामानों को लंबी दूरी तक ले जाने के लिए सबसे सस्ता साधन कौन सा है? ऑप्शन देखिए, वायु मार्ग, ऑप्शन नंबर बी कहता है रेल मार्ग, ऑप्शन नंबर सी कहता है जल मार्ग, और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका सड़क मार्ग। तो जब हम लोग छोटी दूरी तय करते हैं तो सड़क मार्ग परफेक्ट है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे लंबी दूरी है, ठीक है। बाकी वायु मार्ग में हम लोग हल्का सामान ले जा पाएंगे। जल मार्ग जो है ये सबसे बेस्ट वे है जब आप भारी और बड़े आकार वाले सामान को शिप पे जैसे लोड कर दोगे, और वो आसानी से लंबी दूरी भी ट्रेवल कर लेगा, और सस्ता भी है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो देखते ही देखते हमने 15 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। सभी क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो एक एक क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, समझना है, और इस तरीके से आप पूरे टॉपिक को कवर कर लोगे। ठीक है, सवाल नंबर 16 देखेंगे। अंतरदेशीय जल मार्ग का एक महत्वपूर्ण उदाहरण कौन सा है? इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पनामा नहर, ऑप्शन नंबर बी है स्वेज नहर, ऑप्शन नंबर सी कहता है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका इंग्लिश चैनल। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग यहाँ पे क्या है? तो ऑप्शंस हमने देख लिए सारे, तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है आपका, वो आपका होने वाला है स्वेज नहर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। और अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे स्वेज नहर की, तो इससे संबंधित आपको ध्यान रखना है कि ये जो स्वेज नहर है ये कहाँ पर है? मिस्र में है। ठीक है, मिस्र एक देश है जिसको हम लोग इजिप्ट के नाम से जानते हैं, अफ्रीका का एक देश है। ये क्या करता है? तो ये आपका लाल सागर को जोड़ता है किससे? भूमध्य सागर से, यानी कि रेड सी को कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी से। और इससे क्या हुआ है कि एशिया और अफ्रीका के बीच की जो दूरी है वो भी कम हो गई है। ठीक है, तो ये स्वेज नहर की अपनी खासियत है। और चलेंगे हम लोग अगले सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 अपने स्क्रीन पे। उत्तरी अमेरिका में कौन सा जलमार्ग विश्व प्रसिद्ध है? देखिए, सभी क्वेश्चन का अपना एक स्टैंडर्ड है, अपनी एक इम्पोर्टेंस है, जो कि पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए, या फिर कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए, या फिर आगामी परीक्षा के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। तो कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा, अगर आपने पीवाईक्यू का एनालिसिस किया होगा तो आप ये देख पा रहे होंगे कि जितने भी टॉपिक्स, जितने भी हमने क्वेश्चंस कराए हैं आपको टॉपिक वाइज एनसीईआरटी में, सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। चाहे तो आप उल्टा के देख लो, फिर आप क्लास को देख लो, उस टॉपिक से जो भी सवाल पूछे गए हैं उससे संबंधित सभी क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे कंप्लीट करा दिया है। आगामी परीक्षा चाहे पीवाईक्यू के एनालिसिस पे बेस्ड हो, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हो, या फिर उससे थोड़ा हटके आगामी परीक्षा के लिए सेट किया गया हो, आप सभी प्रकार के क्वेश्चंस को कर पाओगे। और यही एक प्रैक्टिस सेट्स की एक जवाबदेही भी होती है। जब आप प्रैक्टिस सेट करते हो, लगाते हो, तो आपको इस तरीके से पढ़ना है कि कोई भी
पॉइंट जो है या फिर कोई भी टॉपिक जो आप क्वेश्चंस देख रहे हो उस टॉपिक से संबंधित अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो पहले जाके टॉपिक पढ़िए, समझिए। फिर भी अगर आपसे गलती हो रही है तो कहीं ना कहीं तो आप में कमी जरूर है। बाकी 50 क्वेश्चंस मैं आपको हर एक क्लास में कराती हूँ। एक आपको क्या करना है कि एक आपको पेन कॉपी लेके बैठना है और आप उसमें खुद से लिखिए कि हमने 50 में से हमको कितने के उत्तर आते थे, और मेरा आंसर बताने से पहले ही आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए या फिर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। इससे क्या होगा, चीजें आपको याद हो जाएंगी, रिकॉल हो जाएंगी। अगर आप अभी भी 30 प्लस स्कोर कर पा रहे हो, 25 प्लस स्कोर कर पा रहे हो, तो आप जो है वो आगामी परीक्षा में बेहतर स्कोर कर पाओगे, ये गारंटी है। सवाल नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, अच्छा 17 हमने यहाँ पे अभी क्लियर नहीं किया है, तो देख लेते हैं ऑप्शन को। ग्रेट लेक्स यानी कि महान झीलें। ऑप्शन नंबर बी कहता है मिसिसिपी। ऑप्शन नंबर सी कहता है आपका कोलोराडो। और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका अमेजन। तो आपका उत्तरी अमेरिका में पूछा तो अमेजन तो आपका दक्षिणी अमेरिका में है, ये गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर कौन सा होगा, कौन सा होगा, तो आप कहेंगे मिसिसिपी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। अगले सवाल को देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 18 अपने स्क्रीन पे। अफ्रीका में नौगम्य यानी कि नाविगेबल नदी का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? ऑप्शंस देख लीजिए। कांगो नदी, ऑप्शन नंबर बी कहता है नील नदी, ऑप्शन नंबर सी कहता है जाम्बेजी नदी, और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका नाइजर नदी। तो ये सभी नदी जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में ही है। और यहाँ पे नेविगेबल पूछा गया है, नौगम्य पूछा गया है, तो यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट नदी है जिसका नाम अभी जस्ट मैंने आपको बताया, नील नदी कहते हैं इसको, ये इसका सही उत्तर है। और अच्छा एक चीज और यहाँ पे पूछा जा सकता है कि हम लोग इजिप्ट जो देश है जिसको हम लोग मिस्र कहते हैं, इसको हम लोग नील नदी का वरदान कहते हैं, क्योंकि नील नदी का जो पानी है इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट अगर कोई देश उठा रहा है तो वो मिस्र या फिर इजिप्ट, दोनों नाम सेम ही है। इंग्लिश में हम लोग इजिप्ट कहते हैं, हिंदी में इसको हम लोग मिस्र कहते हैं। तो ये भी चीज आपको जो है वो ध्यान रखना है। कभी कभार पूछ लिया जाता है कि नील नदी का वरदान क्या है, तो आप कहेंगे इजिप्ट। ठीक है, सवाल नंबर 19 देखेंगे। वर्तमान में सबसे तीव्र परिवहन का साधन कौन से है, फास्टेस्ट? ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। बुलेट ट्रेन, ऑप्शन नंबर बी कहता है हवाई जहाज, ऑप्शन नंबर सी कहता है सुपर फास्ट क्रूज, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका एक्सप्रेस वे। तो हाल ही का पूछा गया है, वर्तमान का पूछा गया है, तो हवाई जहाज तो बहुत पहले से रन कर रहा है। तो सवाल आपको जो है वो अच्छे से पढ़ना है। यहाँ वर्तमान का पूछा गया है, तो वर्तमान में बुलेट ट्रेन लॉन्च हुई है और ये जो है सबसे फास्ट सोर्स है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब है। देखिए सीटेट की परीक्षा में टाइम आपके पास पर्याप्त होता है, तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि एक्चुअली में वो पूछना क्या चाह रहा है। अगर कभी कभार क्या होता है कि जल्दबाजी में हम लोग गलत जो है वो ऑप्शंस को अडॉप्ट कर लेते हैं, टिक कर लेते हैं, फिर बाद में जब हम घर आते हैं तो हमें तो लगता है कि भाई ये सवाल तो हमने पढ़ा हुआ है, वो हमको याद है, फिर भी हम गलत करके आ गए, तो मन में अफसोस होता है और साथ में नंबर भी ऑब्वियस सी बात है कटेंगे ही। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो चीज आपको आती है कम से कम उसमें गलती नहीं करना। हाँ, 5-6 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको भी नहीं आएंगे और सामने दूसरे किसी कैंडिडेट को भी नहीं आएंगे, तो वो तो सबके लिए हार्ड है। लेकिन जो चीजें आसान है उनकी प्रैक्टिस इतने अच्छे से कर लेना है कि वो गलत होने के चांसेस बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, फिलहाल बात करेंगे हम लोग सवाल नंबर 20। वायु मार्ग का सबसे बड़ा नुकसान या फिर सीमा क्या है? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। बहुत धीमा होना, ऑप्शन नंबर बी कहता है अत्यधिक महंगा होना, ऑप्शन नंबर सी कहता है कम सुरक्षित, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका भारी सामान के लिए उपयुक्त होना। ठीक है, तो देखिए भाई जो वायु मार्ग है उसमें बहुत ज्यादा फास्ट होता है। दूसरा है अत्यधिक महंगा होना, बिल्कुल सही बात है कि ये काफी ज्यादा कॉस्टली होता है। जो नॉर्मल पीपल है या फिर जो गरीब लोग हैं वो इसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। बाकी सुरक्षित तो आजकल कोई नहीं है, ट्रेन का भी एक्सीडेंट होता है, और भारी सामान के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है ये हमारा वायु मार्ग। तो क्योंकि ये काफी ज्यादा कॉस्टली है, महंगा है, टिकट के प्राइसेस महंगे होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 21 देखेंगे। संचार यानी कि कम्युनिकेशन का मूल अर्थ क्या है? ऑप्शंस देख लेते हैं। वस्तुओं का आदान प्रदान, ऑप्शन नंबर बी कहता है दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया,
ऑप्शन नंबर सी कहता है परिवहन का एक प्रकार, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है बस्तियों का निर्माण। ये जो आपका संचार है, कम्युनिकेशन है, इसका मतलब क्या है? दूसरों के पास इंफॉर्मेशन पहुंचाने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग संचार कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी कहते हैं और ये इसका सही उत्तर है। सवाल नंबर 22 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। इनमें से कौन जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है, यानी कि मास मीडिया का एग्जाम्पल नहीं है? तो सबसे पहले हम लोग मास मीडिया के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मास मास का मतलब क्या होता है कि एक साथ हम लोग कई सारे लोगों को इंफॉर्मेशन दे देते हैं, तो उसको हम लोग मास मीडिया कहते हैं। ठीक है, तो इसका कौन सा एग्जाम्पल नहीं है ये आपसे पूछा गया है, तो देख लेते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन नंबर एक कहता है समाचार पत्र, यानी कि आपका न्यूज़पेपर। तो भाई न्यूज़पेपर भी जब प्रिंट होता है तो हम लोग एक साथ कई सारे लोगों के घर में जाता है, तो हम लोग एक साथ कई सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, यानी कि ये है। रेडियो, जिसके घर में जो भी रेडियो चलता है सबके यहाँ सेम चीजें आती हैं, तो ये भी हमारा जो है वो एक जनसंपर्क का माध्यम है। टेलीविजन भी ऑब्वियस ये बात है, सबके घर में सेम चैनल आएगा, तो इसके माध्यम से भी हम लोग एक साथ घर बैठे बहुत सारे लोगों तक चीजों को पहुंचा देते हैं। बाकी ऑप्शन नंबर डी कहता है व्यक्तिगत टेलीफोन, यानी कि जब हम किसी को कॉल करते हैं, चाहे वो हम लोग टेलीफोन से करें या फिर हम लोग मोबाइल से करें, इसमें केवल हम लोग एक आदमी तक जानकारी पहुंचा सकते हैं जिसको हम लोग कॉल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 23 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। उपग्रहों यानी कि सैटेलाइट्स ने संचार के क्षेत्र में क्या योगदान दिया है? ऑप्शन देख लेते हैं। इसने संचार को धीमा किया है। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि इसने संचार को तीव्र और सटीक बनाया है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि इसने कोई प्रभाव नहीं डाला, और ऑप्शन नंबर डी कहता है केवल सैन्य उपयोग तक इसको सीमित रखा गया है। तो जो उपग्रह है, सैटेलाइट है, इससे क्या हुआ है? तो संचार जो है वो धीमा नहीं है, इसने क्या किया है? तीव्र कर दिया है और सटीक यानी कि एक्यूरेट बना दिया है। ठीक है, सवाल नंबर 24 देखेंगे। इंटरनेट हमें मुख्य रूप से क्या सुविधा प्रदान करता है? ऑप्शन देखिए। विश्व भर में त्वरित संचार, बिल्कुल सही बात है। इंटरनेट के माध्यम से हम लोग तुरंत ही पूरे वर्ल्ड में जानकारी का प्रचार प्रसार कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि ईमेल, हम लोग इंटरनेट की हेल्प से किसी को मेल भेज पा रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है असीमित जानकारी, यानी कि कई सारी अनलिमिटेड हम लोग जो है दूसरे को इन्फॉर्मेशन देते हैं। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उपयुक्त सभी, यानी कि ये सभी। तो भाई इंटरनेट के आने से क्रांति हो गई है, ये सभी जो है वो सही उत्तर है। ये सारी सुविधाएं हमको मिलती हैं। अच्छा, कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि इंटरनेट जो है वो भारत में कब आया था। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको बताने की कोशिश करनी है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 अपने स्क्रीन पे। नगरीय बस्तियों के लोग मुख्य रूप से किन कार्यों में संलग्न होते हैं? नगर यानी कि जो टाउन में रहते हैं, सिटी में लोग रहते हैं, वो बेसिकली क्या काम करते हैं? तो हमने गांव के लोगों का काम देख लिया कि वो कृषि करते हैं, वानिकी करते हैं। ठीक है, तो कृषि गांव के लोग करते हैं, मछली भी गांव के लोग ही पकड़ते हैं। जो लोग शहर में रहते हैं वो सेकेंडरी और टर्शरी सर्विसेज में जो है वो अपने जॉब देते हैं, यानी कि फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं, एमएनसी में काम करते हैं, और साथ के साथ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, टीचिंग हो गया, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सभी सर्विसेज हमें जो टाउन के लोग हैं वो प्रोवाइड करते हैं। सवाल नंबर 26 देखेंगे। सड़कों के निर्माण के आधार पे यानी कि मैन्युफैक्चर के बेस पे इनको किस दो मुख्य भागों में बांटा गया है? ऑप्शन देख लीजिए। चौड़ी और संकरी। ऑप्शन नंबर बी कहता है पक्का और कच्चा। ऑप्शन नंबर सी कहता है राष्ट्रीय और राज्य, और ऑप्शन नंबर डी कहता है लंबी और छोटी। तो ध्यान से सवाल को पढ़ना है। यहाँ पे निर्माण यानी कि मैन्युफैक्चर के आधार पे, तो जब हम लोग सड़क को बनाते हैं तो दो तरह की सड़कें होती हैं बेसिकली। पक्की सड़क जो आपका अलकतरा वगैरह से बनता है, और दूसरा है आपका कच्ची सड़क जो आपका मिट्टी वगैरह ही रहती है। तो दो प्रकार की सड़क है, निर्माण के आधार पे दो भाग में बांटा गया है। सवाल नंबर 27 देखेंगे। भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित सड़क मार्ग कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। जम्मू श्रीनगर। ऑप्शन नंबर बी कहता है मनाली लेह। ऑप्शन नंबर सी कहता है शिमला चंडीगढ़, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका गंगटोक नाथुला। तो देखिए ये सवाल फिर से आ गया हमारे स्क्रीन पे।
इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो आपका होने वाला है मनाली से लेह जो है, जिसको हम लोग NH3 कहते हैं। ये भारत में स्थित सबसे ऊंचाई पर स्थित सड़क मार्ग है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27। तो 27वां नंबर का जो आपका भारत मनाली लेह रोड मार्ग है, इसके बारे में आपको अच्छे से चीजें ध्यान रखना है। सवाल क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। भूमिगत सड़कों यानी कि जो अंडरग्राउंड रोड होते हैं, अंडरग्राउंड का मतलब क्या होता है कि ये आपकी जमीन है, और जमीन जैसे क्या होता है कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है तो अंदर ही अंदर रोड क्रॉस करने के लिए जो है वो सड़क बना दिया जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। एक्सप्रेस वे, ऑप्शन नंबर बी कहता है फ्लाईओवर, ऑप्शन नंबर सी कहता है आपका सब वे, और ऑप्शन नंबर बी डी कहता है आपका ब्रिज। तो देखिए ब्रिज तो वो होता है जो आपका पुल पे बनता है ना, रिवर पे बनता है, तो ये नहीं होगा। सबवे क्या होता है कि जो जमीन से नीचे का रास्ता गया है उसको हम लोग सबवे कहते हैं। बाकी फ्लाई ओवर उसको कहते हैं जो ऊपर बना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अब आपसे जो भी पूछा जाए आप उसका उत्तर बता पाओगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। देखिए ये भी अब आपका सवाल आ ही गया। फ्लाईओवर का निर्माण कहाँ किया जाता है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। नदियों के ऊपर, गलत है। उत्थित संरचनाओं के ऊपर, यानी कि मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर है उसके ऊपर बनाया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी कहता है जमीन के नीचे, तो इसको तो हम लोग क्या कहते हैं, तो अभी हमने जस्ट पढ़ा, इसको हम लोग सबवे कहते हैं। बाकी पहाड़ को काट कर इसको नहीं बनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट आंसर है। और आज के 30वें नंबर सवाल को देखेंगे। किस क्षेत्र में रेल मार्गों का निर्माण सबसे कठिन होता है, यानी कि किस जगह पे आपका जो रेल है उसका निर्माण करने में, पटरी बिछाने में, रेल चलाने में, रेल का जाल बिछाने में सबसे ज्यादा टफनेस होती है। ऑप्शंस देख लेते हैं। मैदानी क्षेत्र में तो भाई प्लेन में तो आसानी से आपका जो है वो रेल जो है वो आ जाता है। मरुस्थलीय और उच्च पर्वतीय क्षेत्र में, यानी कि जहाँ पे डेजर्ट है और जहाँ पे हाईली माउंटेन है, इस तरीके से वहां पे आपका रेलवे लाइन बिछाने में दिक्कत होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 31 देखेंगे। जो तीव्र गति से चलती हैं ट्रेनें उनको क्या कहा जाता है, ऑप्शन देख लीजिए। पैसेंजर ट्रेन, ऑप्शन नंबर बी कहता है मालगाड़ी, ऑप्शन नंबर सी कहता है आपका सुपर फास्ट या फिर बुलेट ट्रेन, और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका ट्राम। तो जो तीव्र गति से चलती है, नाम से ही पता चल रहा है, उसको हम लोग सुपर फास्ट या फिर आजकल उसको हम लोग बुलेट ट्रेन कह देते हैं। ऑप्शन नंबर सी कह देते हैं, और ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। जल मार्ग यानी कि जो आपका वाटरवे है, ये आपका वाटरवेज मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। एक, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है दो, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है तीन, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है आपका चार। ये जो आपका जल मार्ग है, वाटरवे है, ये बेसिकली आपका दो टाइप का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। दोनों का नाम भी आप ध्यान रख लीजिए। एक को हम लोग कहते हैं अंतर्देशीय, ठीक है, तो ये आपका पहला प्रकार है। और दूसरा जो आपका प्रकार है उसको हम लोग समुद्री कहते हैं, या फिर इसको हम लोग महासागरीय भी कह देते हैं। तो दो प्रकार हैं आपके जल मार्ग के, दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 33 अपने स्क्रीन पे। देखिए आ भी गया, ये ओशियनिक रूट यानी जिसको हम लोग समुद्री मार्ग कहते हैं। इसका उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है, ऑप्शन देखिए। स्थानीय यात्रा के लिए, ऑप्शन नंबर बी कहता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए, ऑप्शन नंबर सी कहता है केवल मछली पकड़ने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका पर्यटन के लिए। तो ये जो आपका समुद्री मार्ग है, ओशियनिक रूट है, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो आप कहेंगे कि भाई इसका जो उपयोग है वो आपका इंटरनेशनल व्यापार के लिए किया जाता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने के लिए किया जाता है, एक देश से दूसरे देश में ट्रेड करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखेंगे। और इस अंतरदेशीय का मतलब क्या है, देश के अंदर, ठीक है। दोनों चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। सवाल नंबर 34 देखेंगे। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हालांकि सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, लेकिन जिसपे मैं स्टार मार्क कर देती हूँ वो सवाल और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे। ये जो आपका पनामा नहर है, ये किन दो महासागरों को जोड़ती है, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। प्रशांत और अटलांटिक, ऑप्शन नंबर बी कहता है हिंद और प्रशांत,
ऑप्शन नंबर सी कहता है आर्कटिक और अटलांटिक, और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका भूमध्य सागर और लाल सागर यानी कि मेडिटेरेनियन को आपका रेड सी से। तो इसको तो आपका स्वेज कैनल जोड़ता है, हमने अभी पढ़ा था कि स्वेज नहर जो है वो इन दोनों को जोड़ती है। बाकी पनामा नहर किस किस को जोड़ती है, तो पी से पनामा और पी से प्रशांत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, और चलेंगे अगले सवालों को देखेंगे। सवाल नंबर 35 अपने स्क्रीन पे देखिए, सवाल भी आ गया जिसका भी मैंने चर्चा किया था। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन भले ही एक हो, लेकिन उससे संबंधित जितने भी पॉइंट्स हो हम सब रिवाइज कर लें, रिकॉल कर लें, ताकि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछे तो हम उसका उत्तर दे पाए। तो देखिए सवाल देखिए, स्वेज कैनल के बारे में पूछा गया है, स्वेज नहर किन जल निकायों को जोड़ती है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। भूमध्य सागर को लाल सागर से, ऑप्शन नंबर बी कहता है प्रशांत को अटलांटिक से, ऑप्शन नंबर सी कहता है काला सागर को कैस्पियन सागर से, और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका अरब सागर को बंगाल की खाड़ी से। तो ये जो आपका स्वेज नहर है, स्वेज कैनाल है, ये आपका कनेक्ट करता है भूमध्य सागर को लाल सागर से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसके बारे में कुछ और एडिशनल पॉइंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो आपका स्वेज नहर है, ये जो आपका स्वेज कैनल है, ये आपका 193 किलोमीटर जो है वो लंबी है, और ये अफ्रीका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है, और ये इजिप्ट में स्थित है। ठीक है, तो सभी चीजें आपको जो है वो ध्यान रखना है। सवाल नंबर 36 देखेंगे। हेलीकॉप्टर का उपयोग सबसे अधिक कहाँ होता है। तो सवाल आपको ध्यान से पढ़ना है, सवाल में गलती कर गए तो फिर आप सवाल अगर आपने ढंग से नहीं समझा तो डेफिनेटली ये बात ट्रुथ है कि आप उसका उत्तर लगाने में भी गलती करोगे। तो सवाल करने में आप गलती नहीं करना है। पूछा गया है कि हेलीकॉप्टर का सबसे ज्यादा उपयोग कहाँ होता है। ऑप्शन देख लीजिए। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में, ऑप्शन नंबर बी कहता है भारी माल ढोने में, ऑप्शन नंबर सी कहता है दुर्गम और आपदाग्रस्त क्षेत्रों में, और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका समुद्री व्यापार में। तो ये जो हेलीकॉप्टर है आप देख पा रहे होंगे आप रियल लाइफ एग्जांपल्स को कनेक्ट करके भी। अभी हाल ही में असम में फ्लड आया है, बाढ़ आया है, और पूरा असम जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है, टूट गया है। हम सभी इस चैनल के माध्यम से असम के लोगों के लिए प्रे करते हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, जल्दी वो अपने पुराने वाले अवस्था को प्राप्त कर लें। तो हेलीकॉप्टर का उपयोग हम लोग किस कहाँ करते हैं, जहाँ पे पहुंचना मुश्किल हो, या फिर मान लीजिए जहाँ बाढ़ आ गया, सूखा, या कुछ इस तरीके का कुछ नेचुरल डिजास्टर हो गया, वहाँ पे अपनी चीजें पहुंचाने के लिए, जरूरत की चीजें जैसे आपका मेडिसिन हो गया, फूड हो गया, ये सभी चीजें पहुंचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या फिर पहाड़ वगैरह पे जाने के लिए हम लोग हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लोग धड़पड़ा के उड़ान भी लगा देंगे, लेकिन भाई ये एरोप्लेन नहीं हेलीकॉप्टर है, तो चीजों को आपको ध्यान से पढ़ना है। सवाल नंबर 37 देखेंगे। कौन सा संचार माध्यम लोगों का मनोरंजन करने के साथ साथ शिक्षित भी करता है, एजुकेट भी करता है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। टेलीग्राफ, ऑप्शन नंबर बी कहता है टेलीविजन, ऑप्शन नंबर सी कहता है आपका फैक्स, और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका पेजर। तो ये जो आपका टीवी है, टेलीविजन है, ये क्या करती है, क्योंकि इसमें नंबर्स ऑफ चैनल्स आते हैं, कई तरह के चैनल्स आते हैं, भक्ति चैनल्स आते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड चैनल्स आते हैं, न्यूज आते हैं, हर तरह के आपका कोई मूवी वगैरह भी आ जाता है, सीरियल्स वगैरह भी, गाने वगैरह सब कुछ आते हैं। डिपेंड ये करता है कि आप उसमें देखना क्या चाहते हैं। ज्योग्राफी वाले चैनल्स भी आते हैं। तो ये आपका मनोरंजन के साथ साथ आपको शिक्षित भी करता है, आपको एजुकेट भी करता है, फिर चाहे वो न्यूज़ के माध्यम से हो या फिर किसी एजुकेशन से संबंधित कोई चीज़ है। तो आप पर डिपेंड करता है टोटली कि आप देख क्या रहे हो। तो टेलीविजन है जो कि लोगों को एंटरटेन के साथ साथ एजुकेट भी करता है। चलिए सवाल नंबर 38 देखेंगे। ईमेल का पूर्ण रूप क्या है। तो ईमेल ऑफ कोर्स हम सभी जानते हैं, जिससे हम लोग मैसेजेस भेजते हैं एक दूसरे को। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल मेल, ऑप्शन नंबर बी कहता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन नंबर सी कहता है इमरजेंसी मेल, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका एक्सप्रेस मेल। तो ईमेल का फुल फॉर्म क्या है, तो हम सभी जानते हैं इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 39 देखेंगे। सेल्युलर फोन यानी कि जिसको हम लोग आम भाषा में मोबाइल कहते हैं,
ये किस प्रकार के संचार का साधन है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तारयुक्त यानी कि वायर्ड, बेतार यानी कि वायरलेस, उपग्रह यानी कि सैटेलाइट, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका जनसंचार यानी कि मास मीडिया। तो देखिए, फोन से हम लोग बहुत सारे लोगों तक जानकारी नहीं पहुंचा पाते हैं, तो ये आपका मास मीडिया नहीं है। ये क्या है? हमारा वायरलेस है, जिसमें तार नहीं लगा, बेतार है, और ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 अपने स्क्रीन पे। खनिज तेल का पता लगाने में कौन सी तकनीक सबसे अधिक सहायक है? यानी कि कहीं पे कोई नई चीज डिस्कवर हुई है या फिर कहीं पे कोई चीज मिल रही है, प्राप्त है, ये चीजें हमको कैसे पता चलता है? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। सड़क परिवहन के तहत यानी कि रोडवे के तहत, तो भाई ये गलत बात है। उपग्रह के चित्रों, सैटेलाइट्स जो चित्र लेती हैं, उससे हमें पता चलता है कि कहाँ पे क्या अवस्थित है, तो यही जो है वो इसका सही उत्तर है। बाकी रेल मार्ग और केबल नेटवर्क इसका सही उत्तर नहीं है। ठीक है, सवाल नंबर 41 देखेंगे। बस्तियों का विकास सबसे पहले कहाँ पर हुआ? ऑप्शन देखिए, पहाड़ों पर। ऑप्शन नंबर बी कहता है नदी घाटियों के पास। ऑप्शन नंबर सी कहता है रेगिस्तानों में, और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका घने जंगल में। तो ये जो आपका बस्ती है उसका विकास सबसे पहले नदी के किनारे हुआ, नदी घाटियों में लोग अपना घर बना के रहने लग गए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अब यहाँ क्या होता था कि यहाँ पे इनको अपने लिए भी पानी मिल जाता था, इनका जो जानवर होता था उनके लिए भी वहां पे पानी मिल जाता था। यहाँ पे नदी के किनारे आपका पेड़ पौधे भी भरपूर होते हैं, इजिली उनको पानी डाला जा सकता है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे जानवर वगैरह भी पानी पीने के लिए आते थे, तो लोग पहले जानवरों का भी शिकार करते थे, तो उनको यहाँ पे कुल मिला के खाना पानी रहना सब कुछ हो जाता था, पशु को पालना भी। तो ये जगह उनके विकास के लिए बेस्ट था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलेंगे सवाल नंबर 42 को देखेंगे। सुदूर संवेदन यानी कि रिमोट सेंसिंग में किसका उपयोग किया जाता है? यानी कि जो दूर दराज का एरिया, या फिर मान लीजिए ऐसा एरिया जहाँ पे हमें कुछ अता पता नहीं है, वहां पे हम लोग किस चीज का उपयोग करेंगे? हवाई जहाज का, या फिर कृत्रिम उपग्रहों का, या फिर जलपोतों का, या फिर रडार का? तो देखिए, जो सुदूर एरिया होते हैं, सुदूर क्षेत्र होते हैं, वहां पे हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? तो आप कहेंगे कि वहां पे हम लोग रडार का इस्तेमाल करते हैं। अब रडार का मतलब क्या है? तो आप लोगों ने साइंस में रडार कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा अपने बचपन में। रडार का फुल फॉर्म है आपका डिटेक्शन, रेडियो डिटेक्शन एंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। ठीक है, तो ये आपका जो है वो रडार का फुल फॉर्म है। ये क्या करती है? दिशा का पता लगाती है दुर्गम जगहों पे, साउंड के माध्यम से दिशा का पता चलता है कि कहाँ पे कौन सी चीज स्थित है। ठीक है, सवाल नंबर 43 देखेंगे। विश्व के प्रमुख पतन यानी कि जो आपका पोर्ट है, बंदरगाह जिसको हम लोग कहते हैं, ये किससे जुड़े होते हैं? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। सड़क मार्ग से, ऑप्शन नंबर बी कहता है रेल मार्ग से, ऑप्शन नंबर सी कहता है समुद्री मार्ग से, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका वायु मार्ग से। तो विश्व के जो प्रमुख पतन है हम सभी जानते हैं, वो सी से कनेक्ट होते हैं, ओशियनिक वे से कनेक्ट होते हैं। तो ये आपका जो है वो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 44 देखेंगे। सिंगापुर और मुंबई किस प्रकार के पतन के उदाहरण हैं? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। अंतर्देशीय पतन, ऑप्शन नंबर बी कहता है समुद्री पतन, ऑप्शन नंबर सी कहता है आपका नदी पतन, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका हवाई पतन। तो ये जो सिंगापुर और मुंबई हो गया, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, तो आप कहेंगे कि ये लोग तो इन आपका अंतर्देशीय पतन के ये लोग उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 अपने स्क्रीन पे। कौन सा कारक बस्तियों के प्रकार को प्रभावित करता है? यानी कि कहाँ पे बस्तियां होनी चाहिए, कहाँ पे नहीं होना चाहिए, कहाँ पे लोगों का आवास होना चाहिए, इन सब चीजों को कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं? ऑप्शन देखिए। धरातल का स्वरूप यानी कि जमीन कैसी होनी चाहिए, प्लेन होना चाहिए, या फिर आपका समतल होना चाहिए, पठार होना चाहिए, पहाड़ होना चाहिए। तो जमीन का जो स्वरूप है ये डिसाइड करता है। दूसरा है जलवायु, यानी कि ठंडी है, गर्म है, तो ये भी आपका इफेक्ट करता है। ना ही हम ज्यादा ठंडी जगहों पे रह सकते हैं, ना ही हम ज्यादा गर्म जगह पे रह सकते हैं। आर्थिक गतिविधियां भी इसके लिए जरूरी है ना। हम सभी देखते हैं लोग गांव से शहर की ओर पलायन करते हैं ताकि उनको कुछ रोजगार मिल सके, काम मिल सके। ठीक है, तो ये तीनों फैक्टर डिपेंड करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त सभी, ये इसका
करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 46 देखेंगे। सीढ़ीदार खेती यानी कि जो टेरेस फार्मिंग होता है, ये मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में की जाती है? तो पहले टेरेस फार्मिंग को समझ लेते हैं। सीढ़ीदार खेती क्या होता है? आपका पहाड़ को काट के, इस तरीके से पहाड़ को काट काट कर सीढ़ी बनाते हैं और फिर उस पे खेती की जाती है। तो ये कहाँ पर होगा? तो जहाँ पहाड़ होंगे ऑब्वियस सी बात है वहीं पे खेती होगी। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। मैदान में, तो मैदान को नहीं काटेंगे। रेगिस्तान में, वहाँ खेती करने के लिए उस तरह से मिट्टी नहीं होती है। पर्वतीय क्षेत्र में, जो आपका माउंटेन एरियाज है, जैसे आपका भारत के अंदर बात करूं तो आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, कश्मीर हो गया, तो इन इन जगहों पे आपका जो है वो पर्वतीय खेती होती है। ठीक है। सवाल नंबर 47 देखेंगे। पर्यावरण के अनुकूल परिवहन का साधन कौन सा है? ऑप्शन देखिए। हवाई जहाज, ऑप्शन नंबर बी कहता है डीजल ट्रक, ऑप्शन नंबर सी कहता है साइकिल, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका पानी का जहाज। तो पर्यावरण के अनुकूल पूछा गया है, तो हम सभी जानते हैं साइकिल जो है दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स और इको फ्रेंडली फॉर एनवायरनमेंट। आजकल कई तरह की साइकिलें भी चल गई हैं, बैटरी वाले साइकिल्स या फिर वट एवर। हमें इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है साइकिल के टाइप्स के बारे में कि कौन कौन सी प्रकार की साइकिलें आई हैं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर पता है कि जो साइकिल है वो आपका एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। लेकिन हाँ इसका एक डीमेरिट भी है, हम लंबी दूरी साइकिल से तो ट्रेवल कर नहीं सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। सवाल नंबर 48 देखेंगे। स्मार्ट सिटी की अवधारणा में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। केवल ऊंची इमारतें, स्मार्ट सिटी हम लोग किसको कहते हैं? जहाँ पे केवल हाई हाई बिल्डिंग्स हो, या फिर सूचना एवं संचार तकनीक का उपयोग कर रहे हो, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो, तो भाई जहाँ पे आईटी सेक्टर है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है, उसी को हम लोग स्मार्ट सिटी कहते हैं। बाकी बहुत ज्यादा कार्य हो जाने से वो स्मार्ट सिटी नहीं होगा, पुरानी बस्तियां भी स्मार्ट सिटी में नहीं आएंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। जैसे हम लोग आजकल बैंगलोर शहर को आईटी सेक्टर का हब कहते हैं, स्मार्ट सिटी भी है। दिल्ली आपका स्मार्ट सिटी है, मुंबई आपका स्मार्ट सिटी है, आपका चेन्नई स्मार्ट सिटी है। तो ये चीजें जो है वो आपके स्मार्ट सिटी में काउंट होती हैं। सवाल नंबर 49 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा जनसंचार का मुद्रित माध्यम है? मुद्रित का मतलब प्रिंटेड है, जो प्रिंट होता है, प्रिंट मीडिया। ऑप्शन देख लीजिए। रेडियो, तो भाई रेडियो को तो हम लोग सुनते हैं, तो ये आपका प्रिंट मीडिया नहीं है। टीवी को हम लोग देखते हैं, ये भी प्रिंट मीडिया नहीं है। इंटरनेट को तो हम लोग उस तरीके से प्रिंट फॉर्म में नहीं आता है। समाचार पत्र यानी कि जो आपका न्यूज़पेपर है, ये आपका प्रिंट मीडिया का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसकी छपाई होती है। तो ऑप्शन नंबर 49 इंपॉर्टेंट था। समाचार पत्र इसका करेक्ट आंसर है। और आज के अंतिम सवाल को देखेंगे। सीटेट परीक्षा में भूगोल के अंतर्गत बस्तियों का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों हम लोग इस टॉपिक को पढ़ते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। केवल मैप बनाने के लिए, तो इसके लिए टॉपिक पढ़ना कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मानव और पर्यावरण के बीच संबंध को समझने के लिए, बिल्कुल सही बात है, ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच क्या रिलेशनशिप है उसको समझने के लिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं इस सिलेबस के अंदर। तो देखिए ये हमारा टॉपिक से रिलेटेड सवाल था, इंपॉर्टेंट सवाल था, स्टार मार्क कर लेते हैं और बी इसका सही उत्तर है। इसी के साथ आज के टॉप इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस यहीं पे कंप्लीट होते हैं इस टॉपिक के। इसी के साथ वीडियो को यहीं एंड करेंगे। जल्द मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।